सफलता की दौड़ को अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो अक्सर ये एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसी लगती है। बिल्कुल सही कहा है। मतलब इंसान दौड़ता तो बहुत तेज है, पसीना भी खूब बहाता है, अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, पर असल में पहुंचता कहीं नहीं है, वो उसी जगह पे खड़ा रहता है। वही तो। और इस गहरी चर्चा में आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। सफलता का जो हमारा पारंपरिक विचार है ना, यानी बिना रुके बस काम करते रहना और हर चीज को हासिल करने की कोशिश करना। हाँ, जो कि अब काफी पुराना हो चुका है। बिल्कुल। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरों को देने की भावना, जिसे गिविंग कहा जाता है, और विश्वास या ट्रस्ट कैसे आज के समय की सबसे बड़ी व्यावसायिक पूंजी बन गए हैं। ये बहुत ही जरूरी विषय है। देखिए, होता क्या है ना, और अधिक पाने की चाहत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मंजिल हमेशा दूरी महसूस होती है। एकदम सही। यानी सिर्फ लेने की मानसिकता रखना। हाँ, और इसी मानसिकता को गहराई से समझने के लिए आज हमारे पास दो बहुत ही शानदार स्रोत हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है बॉब बर्ग और जॉन डी मान की बेहद प्रसिद्ध किताब द गो गिवर, और दूसरा है डिलॉयट की एक बिल्कुल ताजा रिपोर्ट। अरे वाह, डिलॉयट की रिपोर्ट। हाँ, जो आधुनिक व्यापार के परिदृश्य में ट्रस्ट के महत्व पर गहराई से रोशनी डालती है। हम इन दोनों को मिला के एक नई तस्वीर देखने वाले हैं। मतलब ये दोनों स्रोत मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश करते हैं। एक तरफ हमारे पास व्यक्तिगत मानसिकता को बदलने वाली एक कहानी है, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स में से एक का ठोस डेटा है। दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, बस रास्ते अलग हैं। एक दर्शन की बात करता है तो दूसरा आंकड़ों की। तो चलिए हम उसी ट्रेडमिल वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। द गो गिवर का मुख्य पात्र है जो बिल्कुल उसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। हाँ, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवा है। बिल्कुल, जिसे कॉर्पोरेट भाषा में हम गो गेटर कहते हैं ना, वैसा ही। वो खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे मनचाहे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है। कहानी की शुरुआत में ही वो एक बहुत बड़ा क्लाइंट, जिसे वो बिग कहूना कहता है, एक प्रतिद्वंद्वी के हाथों हार जाता है। ओह, वो तो काफी निराशाजनक रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो हताश है, परेशान है, और उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी मेहनत और आक्रामकता के बावजूद वो सफल क्यों नहीं हो रहा। देखिए, ये हताशा कॉर्पोरेट दुनिया में बहुत आम है। जब इंसान केवल अपने लक्ष्य, अपने कमीशन और अपने फायदे पर ध्यान लगाता है ना, तो वो उस बड़े चित्र को देखने से चूक जाता है। जो असल में व्यापार को चलाता है ना? बिल्कुल। जो की समस्या उसकी मेहनत नहीं है, बल्कि उसका नजरिया है। इसी हताशा में वो द चेयरमैन या पेंडर नाम के एक बहुत ही सफल गुरु से मिलता है। हाँ, और पेंडर उसे जो पहली बात बताता है ना, वो सफलता के पूरे चश्मे को ही बदल देती है। एकदम। पेंडर उसे समझाता है कि सफलता छीनी नहीं जाती। मतलब आक्रामकता से काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई कितनी आक्रामकता से दूसरों को पछाड़ता है। सच्ची सफलता देने की मानसिकता, यानी माइंडसेट ऑफ अबंडेंस से आती है। तो अब अगर पेंडर के इस दर्शन को डिलॉयट की रिपोर्ट के साथ, यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। अगर इसे डेलॉयट के डेटा से जोड़कर देखा जाए तो ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं रह जाता। तो फिर क्या बन जाता है? ये एक कठोर व्यावसायिक वास्तविकता बन जाता है। डेलॉयट के सर्वे के अनुसार 94% कंपनियों के बोर्ड ये मानते हैं कि ट्रस्ट उनकी संस्था के प्रदर्शन के लिए सबसे जरूरी है। 94%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि केवल 14% कंपनियां ही इस विश्वास को बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही हैं। चलिए इसे थोड़ा सरल करते हैं। ये 94% बनाम 14% का आंकड़ा बिल्कुल वैसा ही है जैसे हर कोई जानता है कि रोज व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन जिम केवल 14% लोग ही जाते हैं। बिल्कुल। मतलब ज्ञान तो सबको है कि विश्वास सबसे मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन उसे अमल में लाने की मेहनत बहुत कम लोग करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। ज्यादातर कंपनियां मानती हैं कि ट्रस्ट सिर्फ एक अच्छा लगने वाला शब्द है जिसे पीआर के जरिए संभाला जा सकता है। बस ऊपर ऊपर से दिखावा कर दिया। हाँ, लेकिन डिलॉयट की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि विश्वास तब पनपता है जब कार्यों में कौशल और सच्ची नीयत दोनों झलकते हैं, जो सीधा असर डालते हैं व्यापार पर। बिल्कुल, संचालन और प्रतिष्ठा पर सीधा असर पड़ता है। जो 14% कंपनियां असल में जिम जा रही हैं, मतलब विश्वास बना रही हैं, वे वही कर रही हैं जो पेंडर जो को सिखा रहा है। मतलब वे गो गेटर की जगह गो गिवर बन रही हैं। एकदम सही। अब सवाल ये उठता है कि ये गो गिवर असल में बना कैसे जाए?
किताब में पेंडर इसे बहुत ही व्यावहारिक तरीके से समझाता है। हाँ, अर्नेस्टो की कहानी के जरिए, है ना? बिल्कुल। अर्नेस्टो की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। उसने एक छोटे से हॉट डॉग कार्ट से अपनी शुरुआत की थी और आज वो रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट की दुनिया का एक बड़ा नाम है। और उसका रहस्य बस यही है कि वो हमेशा भुगतान से ज्यादा मूल्य या वैल्यू देने में विश्वास रखता है। अर्नेस्टो का उदाहरण इस बात को गहराई से समझाता है कि उत्पाद और मूल्य में क्या अंतर है। एक बेहतरीन रेस्टोरेंट का लक्ष्य केवल खाना परोसना नहीं होता। हाँ, खाना तो कोई भी दे सकता है। बिल्कुल। लक्ष्य एक ऐसा अनुभव प्रदान करना होता है जो ग्राहकों की उम्मीदों से कहीं बढ़कर हो। जब कोई व्यक्ति उस हॉट डॉग कार्ट पर आता था तो अर्नेस्टो उसे सिर्फ खाना नहीं देता था, वो उसे एक यादगार अनुभव देता था। सही कहा। सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यवसाय का वास्तविक मूल्य इस बात से तय होता है कि वो जो पैसे ले रहा है उसकी तुलना में वो कितना अधिक मूल्य प्रदान कर रहा है। एक मिनट, चलिए यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। पूछिए। अगर कोई भी इंसान या कंपनी हमेशा उस चीज से ज्यादा देने लगे जिसके लिए उसे पैसे मिल रहे हैं, तो क्या वो दिवालिया नहीं हो जाएगा? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। मतलब व्यापार का मूल आधार तो मुनाफा कमाना होता है ना, तो क्या लोग उसकी इस अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाएंगे? हाँ, ये सब सुनने में किसी चैरिटी जैसा लगता है, व्यापार जैसा नहीं। ये संदेह बिल्कुल स्वाभाविक है और किताब में जो को भी ठीक यही लगता है। लेकिन यहाँ व्यावहारिकता को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? ये सिद्धांत खुद को नुकसान पहुंचाने या अपना सब कुछ लुटा देने के बारे में नहीं है। ये उम्मीदों से बढ़कर सेवा देने के बारे में है। तो ये व्यावहारिकता असल जिंदगी में काम कैसे करती है? मतलब कोई उदाहरण? इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में लंच ब्रेक चल रहा है और कोई सहकर्मी अपने काम के बोझ तले दबा हुआ है। अच्छा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अपना थोड़ा सा समय निकालकर उसकी मदद कर दे तो इसमें कोई सीधा आर्थिक लाभ नहीं है। देखने में तो लगेगा कि मदद करने वाले का समय बर्बाद हुआ। हाँ, लेकिन असल में ये एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करता है, एक रिपल इफेक्ट। समझ रहा हूँ। वो सहकर्मी भविष्य में अधिक उत्पादक बनता है, टीम का माहौल सुधरता है और जब मदद करने वाले पर काम का बोझ बढ़ता है तो वो सहकर्मी भी आगे आकर मदद करता है। मतलब ये खुद को दांव पर लगाना नहीं है, बल्कि मूल्य जोड़कर एक मजबूत रिश्ता बनाना है। बिल्कुल। और अगर इसे बड़े स्तर पर देखा जाए तो डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार जो 14% कंपनियां असल में ट्रस्ट बना रही हैं वो भी यही कर रही हैं। तो वे ग्राहकों को सिर्फ एक उत्पाद नहीं दे रही? नहीं, वे ऐसा मूल्य दे रही हैं जिससे ग्राहक का उन पर अटूट विश्वास बन जाता है। जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचकर गायब नहीं हो जाती। हाँ, वो बिना अतिरिक्त पैसे लिए बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट भी देती है। एकदम सही। यही अतिरिक्त मूल्य ही वो गोंद है जो ग्राहकों को जोड़े रखता है। और जब ये मूल्य लगातार दिया जाता है तो मुनाफा एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, वो अपने आप आता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ एक छोटी सी दुकान चला रहा है और वो बहुत सारा मूल्य दे रहा है तो भी वो एक सीमा से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, है ना? हाँ, ये एक व्यवहारिक सीमा है। तो इस मूल्य को असल आमदनी में कैसे बदला जाए, ये हमें उस अगले कड़ी की ओर ले जाता है जहां जो की मुलाकात निकोल से होती है। निकोल, जो कभी एक शिक्षिका हुआ करती थी। बिल्कुल, लेकिन अब वो लर्निंग सिस्टम्स फॉर चिल्ड्रन नाम की एक बेहद सफल कंपनी की सीईओ हैं। उनका सफर ये समझाता है कि आमदनी इस बात पर निर्भर करती है कि कितने लोगों की सेवा की गई और कितनी अच्छी तरह की गई। मैं बताती हूँ, इसे स्केल या विस्तार की शक्ति कह सकते हैं। निकोल का नजरिया इस बात पर जोर देता है कि अगर आमदनी बढ़ानी है तो सेवा का दायरा बढ़ाना होगा। जैसे एक शिक्षिका के रूप में निकोल एक बार में केवल 30 बच्चों को पढ़ा सकती थी। बिल्कुल। मूल्य बहुत अधिक था लेकिन दायरा सीमित था। जब उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया तो उन्होंने उसी मूल्य को लाखों बच्चों तक पहुंचा दिया। आहा, यह मैं कितना कमा सकता हूं की सोच से मैं कितनों की मदद कर सकता हूं कि सोच की ओर एक बड़ा बदलाव है। और ये बात जो को इतनी गहराई से छू जाती है कि वो इसे तुरंत अपने जीवन में लागू करने का फैसला करता है। हाँ, लेकिन वो शुरुआत किसी बड़े व्यापारिक सौदे से नहीं करता। इसके बजाय वो अपने ही ऑफिस में अपने सहकर्मियों को कॉफी पिलाना शुरू कर देता है। शुरुआत में ये कदम थोड़ा अजीब लगता है ना? बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये बहुत ही प्रतीकात्मक है। कॉफी परोसना दरअसल दूसरों की सेवा करने और उन्हें महत्व देने का एक तरीका है। हाँ, उसका एक सहकर्मी गस उसे समझाता है कि कदम उठाना जरूरी है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब प्रभाव कैसे बनता है? देखिए, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उस पर अमल न किया जाए।
इसके लिए किताब में सैम नाम के एक फाइनेंशियल एडवाइजर का जिक्र है। अच्छा, सैम की सफलता का राज क्या है? उसका राज ये है कि वो हमेशा दूसरों के हितों को अपने हितों से ऊपर रखता है। लेकिन एक मिनट, क्या सैम अपनी परवाह बिल्कुल नहीं करता? ऐसा नहीं है कि वो अपना नुकसान करता है। इसे मनोविज्ञान में जागरूक स्वार्थ या एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट कहा जाता है। ये क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति दूसरों का भला करता है, उनके हितों को प्राथमिकता देता है, तो वो असल में अपने आसपास ऐसे लोगों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार कर लेता है जो उसकी सफलता चाहते हैं। अरे वाह, मतलब सैम इन्हें निजी चलते फिरते राजदूत कहते हैं, है ना? बिल्कुल, ये राजदूत वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। इसे थोड़ा और समझाइए ना। इसे ऐसे समझें कि जब निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की जाती है तो एक गहरा विश्वास पैदा होता है। वो व्यक्ति न केवल खुद वापस आता है बल्कि वो 10 और लोगों को भी साथ लाता है। मतलब व्यापार में असली प्रभाव पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। नहीं, वो विश्वास से कमाया जाता है और यही प्रभाव नए अवसर और नए क्लाइंट्स के दरवाजे खोलता है। लेकिन प्रभाव बनाने और मूल्य देने के इस पूरे चक्र में एक बात बहुत स्पष्ट है, इंसान को खुद के प्रति भी सच्चा होना चाहिए। बहुत सही कहा, कोई भी बनावटी तरीके से लंबे समय तक गो गिवर नहीं बन सकता। यहीं पर प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी का विचार सामने आता है, जो एक इवेंट में डारा डेवेनपोर्ट को सुनता है। और डारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहती हैं कि सबसे कीमती चीज जो कोई भी व्यक्ति दुनिया को दे सकता है वो उसका अपना वास्तविक रूप है। प्रामाणिकता का मतलब है मुखौटे उतार देना। जब तक कोई व्यक्ति खुद के साथ सच्चा नहीं है, वो दूसरों के साथ कभी एक गहरा रिश्ता नहीं बना सकता। और कोई भी सेल्स पिच तब तक काम नहीं करती जब तक उसमें असली भावना ना जुड़ी हो, है ना? बिल्कुल। इसे जो कि निजी जिंदगी में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। एक दिन जब वो घर लौटता है तो उसकी पत्नी सुजैन बहुत परेशान होती है। और अक्सर ऐसे समय में इंसान तुरंत समाधान ढूंढने लगता है या सलाह देने लगता है। हाँ, हम सब यही करते हैं। लेकिन उस रात जो कुछ अलग करता है वो सिर्फ सुनता है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी समाधान के। वो बस अपनी पत्नी की बातों को पूरे ध्यान से सुनता है। उसे ये एहसास होता है कि प्रामाणिक रूप से सुनना भी देने का ही एक बहुत बड़ा रूप है। अगले दिन सुजैन उसे एक नोट लिखती है जिसमें वो बताती है कि उसे पहली बार सच में सुना हुआ महसूस हुआ। ये एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। और अगर इस व्यक्तिगत प्रामाणिकता और सुनने की कला को फिर से डिलॉयट की रिपोर्ट के साथ जोड़ा जाए ना, तो क्या होता है? तो एक बहुत ही दिलचस्प कॉर्पोरेट कनेक्शन सामने आता है। जिस तरह सुजैन को सिर्फ एक सच्ची सुनने वाले की जरूरत थी, आज की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की बातों को प्रामाणिकता से सुनने की जरूरत है। और शायद इसी जरूरत ने कॉर्पोरेट दुनिया में एक बिल्कुल नए पद को जन्म दिया है, चीफ ट्रस्ट ऑफिसर या CTRO। हाँ, बिल्कुल। ये पद काफी नया लगता है। अक्सर व्यापारिक दुनिया में CEO, CFO या CISO के बारे में सुना जाता है। ये CTRO असल में करता क्या है? मैं बताती हूँ। डिलॉयट की रिपोर्ट इसके काम करने के तरीके को बहुत ही स्पष्टता से समझाती है। एक CISO का काम मुख्य रूप से तकनीकी साइबर सुरक्षा देखना है, यानी हैकर से बचाना। और एक CRO का काम वित्तीय जोखिमों को कम करना है। हाँ, लेकिन CTRO की भूमिका इन सबसे अलग और कहीं अधिक व्यापक है। इसका काम नैतिकता, डेटा प्राइवेसी और कंपनी की साख की रक्षा करके ट्रस्ट को बढ़ावा देना है। अच्छा, मान लीजिए एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी में डेटा लीक हो जाता है, जहां लाखों ग्राहकों की जानकारी खतरे में पड़ जाती है। बहुत बड़ा संकट है। तो ऐसे में एक पारंपरिक कंपनी और एक CTRO वाली कंपनी के रवैये में क्या अंतर होगा? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, एक पारंपरिक कंपनी शायद सबसे पहले अपनी PR टीम को आगे कर देगी ताकि नुकसान को कम से कम दिखाया जा सके। हाँ, वे मामले को दबाने या तकनीकी भाषा में उलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक CTRO वाली कंपनी जो प्रामाणिकता के सिद्धांत पर चलती है, वो अलग तरह से काम करेगी। CTRO तुरंत जिम्मेदारी लेगा। मतलब वो पारदर्शी तरीके से ग्राहकों को बताएगा कि क्या हुआ है। हाँ, कैसे हुआ है और इसे सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है। मतलब वो कंपनी की गलतियों को छुपाने के बजाय सच सामने रखेगा। एकदम। वो ग्राहकों को फ्री क्रेडिट मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं भी दे सकता है, जो असल में कंपनी की तरफ से एक मूल्य देना है। ये पारदर्शिता और जिम्मेदारी लेने की भावना ही ग्राहकों को ये संदेश देती है कि कंपनी सच में उनकी परवाह करती है। बिल्कुल।
अल्पकाल में शायद इससे कंपनी की छवि को थोड़ा नुकसान पहुंचे, लेकिन दीर्घकाल में ये ट्रस्ट को बहुत मजबूत कर देता है। और CTRO ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी केवल मुनाफे के पीछे भागने वाली मशीन ना बन जाए, बल्कि समाज और अपने स्टेक होल्डर्स के प्रति एक प्रामाणिक गो गिवर की तरह काम करे। ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जो बात एक व्यक्तिगत रिश्ते में काम आती है, जैसे अपनी पत्नी की बात को प्रामाणिकता से सुनना, वही बात आज बोर्डरूम में सबसे जरूरी हथियार बन गई है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इन सब के बीच एक आखिरी कड़ी भी है जिसे समझे बिना ये पूरा चक्र अधूरा रह जाता है। प्रभावी ढंग से देने के लिए इंसान को प्राप्त करने के लिए भी खुला रहना चाहिए। और अक्सर ये विचार लोगों को भ्रमित कर देता है। ये धारणा बनी भी है कि अगर देने की बात हो रही है तो लेने या प्राप्त करने के बारे में सोचना स्वार्थ है। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन ऐसा सोचना एक बहुत बड़ी भूल है। संतुलन बहुत जरूरी है। प्रकृति का नियम है कि सांस छोड़ने के बाद सांस लेना भी जरूरी होता है। जाहिर है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सांस छोड़ता रहे तो वो जीवित नहीं रह सकता। बिल्कुल। इसे पिंडर की शेफ रेशल की कहानी से बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। रेशल ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था और उसका एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरा जीवन मंत्र है। हाँ, जीवित रहो, बचत करो और सेवा करो। बिल्कुल। राशेल केवल अपने लिए जीवित नहीं रहना चाहती थी, वो दूसरों की सेवा करना चाहती थी। लेकिन पेंडा उसे और जो को ये समझाता है कि देने की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक कोई उसे स्वीकार ना करे। मतलब प्राप्त करने के लिए खुला रहना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह उस चक्र को पूरा करना है। बिल्कुल। अगर इसके पीछे के व्यावसायिक तंत्र को समझा जाए तो ये बात और भी साफ हो जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी कंपनी की जो बहुत ही शानदार उत्पाद बनाती है, ग्राहकों को बेहतरीन सेवा देती है। यानी वो पूरी तरह से एक गो गिवर है। हाँ, लेकिन अगर वो कंपनी अपने काम के बदले मुनाफा कमाने या निवेशकों से पैसा स्वीकार करने से मना कर दे तो क्या होगा? अरे, तो वो कंपनी बहुत जल्द बंद हो जाएगी। उसके पास अपने कर्मचारियों को पैसे देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। बिल्कुल सही। पूंजी और विश्वास का प्रवाह तभी काम करता है जब लेना और देना दोनों समानांतर चलते रहें। मुनाफा कमाना बुरी बात नहीं है, बल्कि यह भविष्य में और अधिक मूल्य देने का ईंधन है। प्राप्त करने से इनकार करना असल में दूसरों को देने से इनकार करना है, क्योंकि इससे वो इकोसिस्टम ही टूट जाता है। यह एक बहुत ही गहरा नजरिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को संक्षेप में समेटें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सफलता की कुंजी लेने की मानसिकता में नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो मानसिकता इंसान को सिर्फ उस ट्रेडमिल पर दौड़ाती रहती है जहां थकान तो बहुत होती है लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलती। असली बदलाव तब आता है जब मानसिकता देने की ओर मुड़ती है। लगातार दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ना, अपने प्रभाव का विस्तार करना, प्रामाणिक बने रहना और प्राप्त करने के लिए खुला रहना, यही वो रास्ता है। और यही वो रास्ता है जो डेलॉइट के उस 94% वाले आंकड़े को 14% वास्तविक कार्यों में बदल सकता है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे विज्ञापनों से खरीदा जा सके। ये वो मुद्रा है जिसे रोजमर्रा के व्यवहार से कमाया जाता है। बिल्कुल सही कहा। और अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर पहुंच रहे हैं ना, तो इन स्रोतों से परे एक ऐसा विचार मेरे मन में आता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, वो क्या? देखिए, अगर विश्वास आज की दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा है और देना तथा प्रामाणिकता उसे कमाने का एकमात्र तरीका है, तो जरा आज के इस तेजी से बदलते AI वाले दौर के बारे में सोचिए। जहां एल्गोरिदम फैसले ले रहे हैं। हाँ, मशीनें ये तय कर रही हैं कि किसे लोन मिलेगा, किसे नौकरी मिलेगी और कंपनियों के जोखिम क्या हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम कभी इन मशीनों को देने की भावना और असली प्रामाणिकता सिखा सकते हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या कोई एल्गोरिथम सच में निस्वार्थ होकर किसी की बात सुन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जो ने अपनी पत्नी की बात सुनी थी? मुझे नहीं लगता। या फिर जैसे जैसे तकनीक और गहरी होती जाएगी, व्यापार की दुनिया में ये गो गिवर मानसिकता ही वो इकलौती चीज बचेगी जो इंसानों को हमेशा मशीनों से अलग और बेहतर बनाए रखेगी। शायद यही वो असली चीज है जिसे कोई भी मशीन कभी कोड नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज के इस बेहद दिलचस्प बौद्धिक सफर को यहीं विराम देते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा कुछ ना कुछ लेना चाहती है, देने की कला को अपनाना ही सबसे बड़ी क्रांति है। सच में। इस गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सफर पर कुछ नए विचारों के साथ।